हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का केबीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आज के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग से कुल 50 पूछे हुए प्रश्नों के बारे में और वो कैसे पूछे गए हैं और उन्हें हम लोग कैसे हल करना है, उन सभी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये सभी के सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो चलिए इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हें आपको कैसे हल करना था। और दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि कुछ इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो कि आपको पूछे गए हैं इससे पहले वाले एग्जाम में और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको नए हैं। तो चलिए हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया था और ऐसे प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है। यदि आप टोटल वीडियो देखे हुए हैं तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं। ये प्रश्न कह रहा था कि 5 लगातार संख्याएं जो 6 का गुणज हैं और जिनका योग आपको दिया हुआ है कि 2040 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर क्या है, इनका योग है, आपको यहाँ पर इतना दिया हुआ है। तो जब योग आपको इसका दिया हुआ तो इसका औसत यदि हम लोग निकालें, इसका निकालें तो जो औसत होता है ना, वो बीच वाली संख्या आपको होती है। जो बीच वाली संख्या होती है वही उसका औसत होता है। तो औसत क्या हो जाएगा, 5 लगातार संख्याएं हैं अर्थात 2040 और बटा में आपको कर देना है 5। क्या कोई दिक्कत है, क्योंकि सभी लगातार आपको संख्या है। तो औसत के बारे में बात करें तो 5 के 20 हो जाएगा और 0 आपका हो जाएगा 8 5 40, अर्थात इसका औसत क्या आया आपको 408 आया। औसत कहने का अर्थ क्या है कि जो ये 5 लगातार संख्याएं है ना, इसके बीच की संख्या ये क्या है, आपको ये मिड वाली संख्या है, आपको बीच वाली संख्या है। तो 2 संख्याएं इससे पहले होंगी और 2 संख्याएं इसके क्या होंगी, बाद होंगी। 2 संख्याएं इसके बाद होंगी। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर बात करें 5 लगातार संख्याएं जो कि 6 का गुणज हो, तो 6 की गुणज हो तो अगली जो आपको संख्या है ये आपको बीच वाली संख्या हो गई, तो उसके बाद वाली जो आपको होगी वो 5वीं संख्या हो जाएगी। तो यहां पर इसके बाद वाली संख्या के बारे में बात करें जो 6 का गुणज हो तो क्या हो जाएगा, आपको 414 हो जाएगा। उसके बाद वाली जो संख्या के बारे में बात करें तो ये आपको 420 हो जाएगा और सबसे बड़ी के बारे में बात कर रहा है तो 420 उसका सही आंसर हो जाएगा। यदि सबसे छोटी के बारे में बात करता तो इस तरह से हम लोग क्या करते, घटाते, उसमें से 6 घटाते और जो आता वही उसका सही आंसर होता है। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है और नहीं जो इस तरह से निकाले होंगे कि मान लीजिए कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या यहाँ पर कह रहा है कि 6 का गुणज है, तो जब लगातार संख्या है तो जो ए हो जाएगा ए प्लस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपको 6 का गुणज होगा, तो ये आपको अगली संख्या हो जाएगी। उसके बाद वाली यदि आपको संख्या के बारे में बात करना है तो उस तरह से ए प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर 6 के गुणज के बारे में बात करें तो ये 6 का गुणज इस तरह से हो जाएगा। सभी 5 संख्याओं को निकालेंगे, उनका योग करेंगे तो 2040 निकालेंगे और उस तरह से आपको ए का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू निकाल करके सबसे लास्ट वाले में पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा, सबसे बड़ी संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं। तो सब उस तरह से आप निकालिएगा तब बहुत समय आपका लगने वाला है, 1-2 मिनट तो आसानी से आपका लग जाने वाला है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको बीच वाली संख्या निकालना है और आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से भी निकालिएगा, वही आपको संख्या सबसे बड़ी आने वाली है, उस तरह से अगर निकालिएगा तो अभी आपको यही संख्या आने वाली है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट से यूज करना है जो आपको पता होना चाहिए कि यदि यहाँ पर कोई भी संख्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये आपको यदि मान कर चलिए कि ये आपको 5 लगातार संख्या है ना, तो जो 3 होगा ना इनका औसत होगा और जो 3 क्या है आपको बीच वाली संख्या है, ठीक है ना। इनका औसत यदि आप लेते हैं, औसत लीजिएगा तो 5 4 9 9 3 12 12 और 3 आपका 15 हो जाएगा। 15 से में 5 से भाग दीजिएगा तो आपका औसत क्या आया, 3 आया। 3 क्या मिल रहा है आपको, बीच वाली संख्या मिल रही है। तो बीच वाली संख्या मिल रही है। लगातार के बारे में बात करें तो अगली संख्या क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, अगली जोड़ देंगे 1 तो 5 हो जाएगा। ऐसे ही आपको बनाना है। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अंत तक दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि सभी के सभी आज महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है ना। और ये सभी के सभी आज के एग्जाम में आपको पूछे हुए हैं, तो जरूर आपको देखना है और अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसे ही पैटर्न पर आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत आपको कमजोर भी नहीं है, और कुछ तो ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो कि आपको पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है वो भी इस एग्जाम में भी आपको पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 1/8 मीटर क्यूब को कितने सेंटीमीटर क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1/8 कांस्टेंट है, ज्यों का त्यों रखिए। यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर का सेंटीमीटर बदलिएगा तो 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 बटा के आपका 100 हो जाएगा। इसका क्यूब है तो इसका भी आपको क्यूब कर लीजिएगा। जो आएगा क्या आएगा आपको, सेंटीमीटर। ये जो है ना ये आपको सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा और 100 का गुना कितनी बार आपको करना पड़ेगा, 3 बार गुना करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कीजिएगा 4 दूना के 8,
25 चौके 100 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 50। तो यहाँ 25 पाँचे 125 हो जाएगा और 1 जीरो और बाकी यहाँ पर 2 जीरो और ये आपका सेंटीमीटर क्यूब होगा। जो ऑप्शन होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। वैसा करता हूँ कि इतनी बात तो आप जानते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा हुआ था जो कि आपको पिछले एग्जाम में भी आपको पूछा हुआ है। यदि हम लोग बात करें 21 के एग्जाम में तो यही सेम क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात किया जाए, यहाँ पर पूछ रहा है कि इसके असेंडिंग ऑर्डर, उसमें भी आपको असेंडिंग ऑर्डर के बारे में आपको पूछा हुआ था। पिछला वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो सभी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको एग्जाम में आए हुए हैं और उन्हीं पैटर्न पर आपको पूछ रहा है। तो इनका यदि आप अभ्यास कर लिए ना तो आप आसानी से बना सकते हैं सभी प्रश्नों को, जैसा कि क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/3 के बारे में बात कर रहा है कि ये 1/3 है, ये 1/4 है, ये यहाँ पर 1/2 मान के चलिए और 5/9 ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात है कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके बारे में आपके पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि बढ़ते क्रम में बताइए, तो सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में, उस तरह से क्रम में आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर संख्याएं 9 है तो 9 के जो है ना 10 रखेंगे ऊपर। यदि यहाँ पर 9 से बड़ा कोई संख्या होता तो हम लोग एक ही बार 100 रखते ऊपर। 100 रखने का ऊपर कि सब में हम लोग क्या करेंगे 0 0 लगा देंगे, सब में हम लोग 0 0 लगाएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। भाग दीजिएगा तो कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या था आपको, यहाँ पर जो है ना ये आपका डबल 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो संख्या है ना 9 से क्या है आपको 10 से छोटी है तो आप एक ही 0 लगाइए। इसमें भाग दीजिएगा कितनी बार में जाएगा 3.3 बार में आपको जाने वाला है, ठीक है ना। पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बात कीजिएगा तो 2 पॉइंट कुछ के बारे में जाने वाला है। यहाँ भाग दीजिएगा तो 5 बार में जाने वाला है और यहाँ भाग दीजिएगा तो 5.5 के बार में जाने वाला है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, आसानी से आपको दिख रहा है कि जो सबसे छोटी है वो 1/4 है। ये वो क्या है, ये आपको 1/4 है, सबसे छोटी 1/4 आपको प्राप्त हो गई। इससे बड़ी क्या होगी आपको 1/3 हो गई। इससे बड़ी क्या होगी आपको 1/2 हो गई, ठीक है ना। इससे बड़ी क्या है आपको 1/2 5 है और सबसे बड़ी क्या है आपको ये 5/के आपका यहाँ पर 5/के आपका 9 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो इस तरह से आप ये तो डायरेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा अल्टर था तो हमने पहले इसी को लिख दिया, पहले उसके बाद इसको लिख दिया। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर तो इस तरह था लेकिन यहाँ पर लिख दिया तो सेम उसी ऑर्डर में ही है कि ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका असेंडिंग ऑर्डर में आप आसानी से लिख सकते थे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा हुआ था कि यदि 5 अंकों का योग 4 है तो उन अंकों का गुणनफल क्या होगा, जबकि सभी अंक क्या हैं, पूर्णांक हैं। सभी अंक पूर्णांक है, ठीक है ना, उसमें दशमलव या भिन्न में कोई भी अंक नहीं है। इसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछ रहा था। तो आप जानते हैं कि 5 अंकों, मान लीजिए कि ABCDEF कुछ भी हो, ठीक है ना, तो इनका यदि हम लोग योग करें तो वो क्या होनी चाहिए। देखिए यदि हम एक भी सबका वैल्यू रखते हैं तो भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कि 5 अंकों का योग आपको 4 ही है, उससे अधिक है नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, कम से कम आपको 1 0 तो होना ही चाहिए। 1 0 आपको होना ही चाहिए इन संख्याओं में, तभी तो इनका योग कीजिएगा तो आपको 4 प्राप्त हो जाए। क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक के ही बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर भिन्न भी नहीं हो सकती, यहाँ पर सभी के सभी क्या है पूर्णांक ही है। तो यहाँ पर यदि हम लोग इनका योग करते हैं सबका तो ये क्या प्राप्त होता है आपको 4 प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए इसमें जब एक संख्या 0 हो जाएगी तो इसके गुणनफल के बारे में आपसे पूछा है कि इन्हीं संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आपको जब गुणा कीजिएगा 0 से किसी भी संख्या में, जब गुणा कीजिएगा 0 से किसी भी संख्या में तो प्राप्त क्या होने वाला है आपको 0। हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा 0। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर 0 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर उनका अंकों का योग कह रहा है कि ये सभी क्या हैं आपको 4 हैं। तो आपको बताइए कि उनका जो है जो 5 संख्या है जो कि आपको उससे गुणा यदि किया जाए तो क्या होगा, तो 0 होगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे क्योंकि समय अब बहुत कम है, ठीक है ना, समय का बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया था एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें 50 ml पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह का आपका कोई बेलन है, ठीक है ना, इस तरह से बेलनाकार आपका कोई बर्तन है और उसमें यहाँ तक आपको पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। ये पानी की जो ऊंचाई है ये आपको 50 ml है, ये आपको 50 ml है, ठीक है, यहाँ तक जो है वो 50 ml है। आगे इसमें कह रहा है कि यदि उसमें 7 गोलियाँ डाल दी जाती हैं, यदि इसमें 7 गोलियाँ डाल दी जाती हैं, 7 गोलियाँ आपको डाल दी जाती हैं तो इसका जो लेवल है ना, जो लेवल है वो आपको 85
ml हो जाता है। तो पहले 50 ml था, अब हो जा रहा है 85 ml, अर्थात यहाँ पर तक आपको पानी हो जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर तक आपको पानी हो जा रहा है। तो ये आपको 85 ml आपको हो जा रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसमें कह रहा है कि यदि ऐसी ही 10 गोलियां इसमें डाल दी जाए, ऐसी क्या हो 10 गोलियां डाल दी जाए तो पानी का लेवल कितना हो जाएगा, इसके बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में बात कर रहा है कि जो ये पानी का लेवल होगा ना वो कितना हो जाएगा, इसके बारे में बात किया है। जब इसमें 10 गोलियां डाल दी जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात करें कि जब 50 ml था, जब आपका यहाँ पर 50 ml था, इसमें हम लोग डालते थे कितना, 7 गोलियां डालते थे तो हो जाता था 85। तो इनके बीच 50 से 85 कब होता था, जब हम लोग 7 को डालते थे। जब क्या करते थे, 7 को डालते थे। तो वास्तव में जो आपको 7 का वैल्यू है, जो आपको 7 का वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, जो 7 का वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, इनके अंतर के बराबर में। ये 7 का वैल्यू, इनका अंतर कितना है, आपको यहाँ पर 7 है, 7 जब डालते थे तो 85 हो जाता था। तो वास्तव में इनका अंतर क्या है, वास्तव में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनका अंतर क्या है, इनका अंतर क्या है, 85 में से 50 घटाइएगा तो 35 होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 7 का वैल्यू है आपको 35 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक गोली के बारे में बात किया जाए कि एक गोली कितना ऊपर खिसकाएगा पानी को, तो यहाँ पर कितना खिसकाएगा, तो 35 में आपको भाग दे देना है, 7 से 35 में भाग दीजिएगा तब 5, ठीक है ना। तो 5 ml एक गोली आपको खिसका देगी। अब उसी तरह से बात करेंगे, उसी तरह से हम लोग बात करने वाले हैं कि 10 गोलियां कितनी खिसका सकती हैं। जब एक गोली इतना खिसका सकती है, इसलिए 10 गोली, क्योंकि 10 गोलियां डालने के ही बारे में बात हो रहा है ना, तो 10 गोलियों को यदि आप डालेंगे, 10 गोलियों को यदि आप डालेंगे तो कितना खिसका सकती है, तब 5 गुना 10 आपको खिसका सकती है, अर्थात 50 ml पानी का लेवल क्या कर सकती है, आपको बढ़ा सकती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात कर रहा है कि 10 गोलियां डाली जाए तो पानी का लेवल कितना हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हम लोग 10 गोलियां करें तो ये पानी का लेवल कितना हो जाएगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो जब आपको 50 था, जब कोई भी गोली नहीं डाली गई थी, जब हम 10 गोली डाल दे रहे हैं तो 50 ml क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, अर्थात 50 से 50 ml टोटल बढ़ेगा ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, आपको 100 ml हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डाली जाए तो पानी का लेवल कितना हो जाएगा, ये आपको 100 ml हो जाएगा इस बोतल में। लेकिन यदि यहीं पर सिर्फ आपको पूछता कि यहाँ पर 10 गोलियां डालने पर कितना लेवल बढ़ेगा, कितना लेवल आपको बढ़ेगा, ये हो जाएगा, इसका ये बोतल का पूरा लेवल ये आपको 100 ml हो जाएगा। लेकिन ये कितना लेवल बढ़ाएगा, इसके बारे में यदि बात करता कि जो 10 गोलियां हैं कितना लेवल बढ़ाएंगी, तो वो सिर्फ आपको 50 ml बढ़ाएंगे, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि वो कितनी बढ़ाएंगी, आपको 50 ml बढ़ाएंगी। तो सिर्फ आपको गोलियों के बारे में पूछता तो आपको 50 ml आंसर होगा। और यदि पूछा होगा ये बात कि आपको टोटल बोतल का जो है वो आपको कहाँ तक पहुँच जाएगा, पानी कितनी पॉइंट तक पहुँच जाएगा, तो ये आपको 100 ml तक पहुँच जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न भी आपको आसान प्रश्न पूछा होता, कह रहा था कि यदि एक बोतल में 850 ml दूध आता है तो ऐसे ही 9 बोतलों में कितने लीटर आपको दूध आएगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा था। तो चूंकि एक बोतल में 850 आता है, इसलिए आपको 9 बोतलों में, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं कि 9 बोतलों में कितना आएगा, आपको 850 और गुना आपका 9 आएगा। लेकिन सभी के सभी क्या होंगे, ml में। लेकिन आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है इसको लीटर में। तो लीटर में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 1000 से भाग दे देना पड़ेगा, और जो आएगा अब आपको यहाँ पर लीटर के बारे में हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक शून्य से एक शून्य को कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर इसे गुणा करा सकते हैं और 100 से भाग दे सकते हैं। तो 9 5 45 हो जाएगा, और 9 8 72, 72 4 76 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठा दीजिएगा, तो ये आपका लीटर में हो जाएगा 7.65 लीटर, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ऐसे आसान भी प्रश्न आपको पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पुनः दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, इससे पहले वाले एग्जामों में भी आपको पूछा हुआ है, और यहाँ पर कह रहा है 64 से या फिर 16 से, कुछ इस तरह से विभाज्य आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 64 से विभाज्य हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 5 वाली संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। और इसके बारे में कह रहा है कि ये 64 से विभाज्य है, ये 64 से क्या है, आपको विभाज्य है। तो यहाँ पर बात करना है कि विभाज्य हो तो निम्न में से कौन होगी, कुछ ऑप्शन आपको दिया होगा, उसमें से आपको बताना है। तो इसमें आपको 64 से भाग देना है, तो एक बार में जाएगा, एक बार में कीजिएगा तो क्या आएगा, आपको यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, ऊपर से आ जाएगा आपका 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कितनी बार में जाएगा, अंदाजा लगाइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 70 है, ठीक है ना। तो 70 तो 7 चौके 28 6 के 42, तो 42 कीजिएगा तो 420 हो जाएगा। 6 होगा नहीं तो आपको 5 बार में इसको चेक करना है, ठीक है ना। यहाँ पर 5 बार में चेक कीजिएगा तो 5 चौके क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 6 5 30 हो जाएगा। 30 2 कितना होगा, 32 होगा। तो बचेगा कितना, आपका यहाँ 20 है, ये आपका 59 है, तो बचे कितना 39, ठीक है। अब ऊपर से पुनः एक 9 आएगा, ये 400 के करीब है। तो यहाँ पर करिएगा तो 7 6 के 42,
ठीक है ना। 7 छके कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 छके 42, 420 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 बार में आप इसे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 6 बार में कीजिए तो 6 चौके 24 और 6 के 36, 36 और 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा 38, ठीक है। तो अब इसे आप घटाइएगा तो ये आपको 5 आ जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा। ऊपर आपको एक 9 और भी आपको है तो उसे उतार लीजिए और पुनः आपको वही काम करना है। 6 दूना के 12, 6 3 18, 3 बार में आपका यहाँ पर नहीं जाने वाला है, 2 बार में जाने वाला है। तो 2 से आप यहाँ पर कीजिए, 2 से कीजिएगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा और 6 दूना के 12 हो जाएगा। इसे घटा लीजिएगा, 1 हो जाएगा और ये आपका 3 हुआ। तो शेष क्या बचा, यहाँ पर आपको शेष क्या बचा, 31 बचा। ये शेष क्या बचा, 31 बचा। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 64 से विभाज्य हो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आपको पता है कि ये 9 5 वाली संख्या ही आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या जो कि इससे विभाज्य हो, इससे विभाज्य संख्या कब होगी, जब उस 31 शेष बच रहा है, 31 इसमें से हम लोग घटा दें, यदि हम लोग इसमें से निकाल दें तो वो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 64 से क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इसे ही आपको घटा लेना है और ये आपको 5 आ जाएगा और 9 9 9 आपको हो जाएगा। जो ऑप्शन होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को अब आप आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो आपको एक और भी तरीका है कि ये यदि 64 के बारे में बात करें तो 64 क्या है, यहाँ 8 के बारे में है तो 8 का विभाज्यता हम लोग चेक कर सकते हैं। 8 गुना 8 ही है ना, तो 8 गुना 8 का विभाज्यता चेक कर सकते हैं इसके अंतिम 3 अंकों पर। यदि वो विभाज्य है तो संख्या क्या होगी, 64 से विभाज्य होगी। इसमें 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिएगा, एक बार में जाएगा, ठीक है ना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका 6 होगा। अब 8 से इसको विभाज्यता चेक कर सकते हैं, यदि विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगी, आपका यहाँ पर 64 से भी विभाज्य होगी और जो ऑप्शन होगा वही उसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ था, यहाँ पर कुछ आंकड़ा था, आंकड़ा यहाँ पर वो नहीं है जो कि आपको आंकड़ा है। 137 सामानों को 11-11 के बंडलों में आपको उसमें रखना था और यहाँ पर पूछ रहा था कि कितने सामान शेष बचेंगे उसके बारे में। तो कुछ नहीं करना है, 137 टोटल सामान है, 11-11 का बंडल है, तो क्या करना है, आपको भाग देना है। टोटल बंडल आपको पता चल जाएंगे। तो 137 में आपको कितना से भाग देना है, 11 से भाग देना है। भाग दे दीजिए, 11 का 11 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 11 दूना क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये क्या हो जाएगा, ये आपको 5 हो गया। तो 5 क्या हुआ, यहाँ पर 5 क्या हुआ, आपको शेष बचा 5, आपका यहाँ पर शेष बच गया और आपको 12 क्या होंगे, पूरे के पूरे 12 बंडल बनेंगे जो कि आपको पूरे होंगे, 11-11 के पूरे 12 बंडल होंगे, लेकिन 5 होंगे जो कि शेष होंगे। शेष के बारे में कह रहा है तो 5 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो इसी बात को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। 11 में यदि भाग 137 में आपको 11 से भाग देना है, तो 137 में 11 से भाग देने का अर्थ क्या है, 137 में आपको 11 से भाग देने का अर्थ क्या है कि आपको 12.5/11 हो गया। ये 12 पूर्णांक क्या है, ये टोटल के टोटल 12 बंडल है। ये पूर्णांक 5 बटा के जो ऊपर होता है ये आपको शेष का काम करता है, ये आपको शेष का काम करता है, ठीक है। तो आपको 5 शेष हो गए और 11 बंडलों का आपको लेना है, तो उसको नीचे इस तरह से रख करके भाग देने का आपको इस तरह से, इसी बात को इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि पूर्णांक और भिन्न के रूप में आप लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक ऐसा आपको प्रश्न अल्टरनेट डेज का था। एक दिन छोड़ करके काम करने जाती है, ठीक है ना, एक लड़की, ठीक है। अब काम करने जाती है, पढ़ने जाती है, कुछ काम या पढ़ने की बात थी, ठीक है। तो करती है और जो काम की शुरुआत करती है आपको 5 तारीख को करती है। तो निम्न में से तारीख को पूछ रहा था कि कौन से काम पर, कौन सी किस तारीख को आपको काम पर नहीं जाएगी, ऐसा आपको प्रश्न पूछ रहा था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात कर रहा है कि जो लड़की जाती है ना, जो शुरू करती है काम को, वो 5 तारीख को शुरू करती है और इसमें बात कर रहा है कि जो काम करने का तरीका है अल्टरनेट डे है काम करने का। यदि 5 को काम की तो 6 को क्या करेगी, नहीं करेगी। 7 के बारे में बात करें, 8 के बारे में बात करें, 9 के बारे में बात करें, 10 के बारे में बात करें, 11 के बारे में बात करें, 12 इसी तरह से आपको काम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि 5 पर काम करेगी तो 6 को क्या करेगी, आपको काम नहीं करेगी। 7 को काम करेगी, 8 को काम नहीं करेगी, 9 को करेगी, 10 को नहीं करेगी, उसी तरह से 11 को करेगी, 12 को नहीं करेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सम संख्याओं में क्या हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो जो ऑप्शन आपका सम संख्या, शायद ऑप्शन में 18 था और 18 ही उसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 18 को क्या करेगी, काम पर वो नहीं जाएगी। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक ऐसा भी आपको प्रश्न था, एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन ऐसा सेम आपका प्रश्न था। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का जो मासिक आय था कुछ रुपया है, वह यहाँ 10% कपड़े पर, 15% घूमने पर और 25% आपको खाने पर और यहाँ पर 5% बच्चों पर खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना होगा। तो आसानी से आप बना सकते थे उस प्रश्न को। कैसे बना सकते थे, यहाँ खर्च कितना कर रहा है, यहाँ खर्च पहले आपको निकालना है। जब खर्च निकल जाएगा तो बचत आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो खर्च प्रतिशत ध्यान दीजिए, खर्च कितना हो रहा है, 10% खर्च कर रहा है, 15% खर्च कर रहा है,
25% खर्च कर रहा है और आपका यहाँ पर 5% खर्च कर रहा है। तो टोटल खर्च कितना हुआ, 30 हुआ और आपका यहाँ पर 25 हुआ। तो टोटल कितना हुआ, 55% उसका क्या हो जा रहा है, खर्च हो रहा है। तो बचत कितना हुआ होगा, जब यहाँ पर बात करें कि 55% खर्च कर दिया तो किसी भी व्यक्ति का अपना टोटल जो आय होता है अपने आप में 100% होता है। जब वो 55% खर्च ही कर दिया तो घटा लीजिए 55 को, तो बचेगा क्या, 45%। तो 45% क्या है, उसकी बचत है। तो वही बचत आपको निकालनी है। जब उसका टोटल आय कितना है, 60,000 है, तो उसका 45% आपका उसका बच रहा है। तो 45% आप आसानी से निकाल सकते हैं। 6,000 का 45% आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। 60,000 का आपको क्या करना है, 45% निकाल लेना है और इसको कैलकुलेट कर लेना है। जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना लिए होंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूनिट से आपका इकाई से यहाँ पर प्रश्न था कि किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, मीटर, मिलीमीटर, ये सब किसके आपको मापन के, यहाँ पर किसके लिए मापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसके लिए यूनिट इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी के सभी लेंथ, लंबाई के लिए आपको यूज होती हैं। इसका आंसर आपका लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसी के पास 30 बॉल हैं, जिसमें 5 बॉल जो है पीले रंग के हैं, तो कुल बॉल का कितना हिस्सा पीला रंग का बॉल है, इसके बारे में आपसे पूछा हुआ था। तो आसानी से आप बता सकते हैं। पूछा जा रहा है पीला के बारे में ना, पीला के बारे में आपको पूछा जाए तो जो पूछा जाए ना, जो पूछा जाए उसको ऊपर रखना है और जिससे तुलना किया जाए या फिर कुल के बारे में बात किया जाए, जिससे तुलना किया जाए या फिर कुल के बारे में बात किया, उसे हम लोग नीचे रखते हैं और आसानी से उसका हम लोग हिस्सा पता कर सकते हैं। पूछा जा रहा है पीले रंग के बारे में, पीला रंग का कितना है, जो येलो है कितना है, आपको 5 है। तुलना कितना होगा, टोटल बॉल कितना है, 30 है, तो 30 से तुलना होगा। इसी के बारे में आपसे पूछ रहा था कि ये कितना हिस्सा है, आसानी से आप बता सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के 6 हो जाएगा, अर्थात 1/6। तो कुल बॉल का जो पीला है ना, 1/6 हिस्सा है। कुल बॉल का कितना हिस्सा है, 1/6 हिस्सा है। तो ऐसे प्रश्नों को तो आप आसानी से ही बना लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न आपको पूछा हुआ था, ठीक है ना। आपको यहाँ पर त्रिभुज था, 2 त्रिभुज इस तरह से, और इसमें त्रिभुजों की संख्या के बारे में आपको बताना था कि कितने त्रिभुज होंगे। इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या के बारे में आपसे पूछा था कि इसमें बताइए कि कितने त्रिभुज होंगे। तो आप देख करके बता सकते हैं। एक त्रिभुज यहाँ है, 2, 3, 4, 5, 6 त्रिभुज ये आपको हो गई। और एक सबसे बड़ा त्रिभुज ये हो गया, जो कि ये है, ठीक है ना। और एक सबसे बड़ा त्रिभुज आपको ये हो गया, अर्थात 2 त्रिभुज। तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज इसमें हैं, 8 त्रिभुज हैं। और इसी के बारे में आपसे पूछा हुआ था। और उसमें अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस संख्या को आपको शब्दों के बारे में लिखा हुआ था, लिखना था कि इसमें कौन सा इनको शब्दों के रूप में लिखा जा सकता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99,909,9, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतने ही आसान प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से भी एक प्रश्न आपको पूछा हुआ था कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ था, एग्जैक्ट ए नहीं है वैल्यू, ठीक है ना। और यहाँ पर उसके वर्ग का यहाँ पर परिमाप आपसे पूछ रहा था कि परिमाप क्या होगा। तो आप जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये 256 है। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू निकालिएगा तो आपका ये 16 हो गया। यहाँ पर इसके परिमाप आपको यदि निकालना होता तो परिमाप आप जानते हैं कि 4 गुना भुजा होता है। तो 4 गुना भुजा कहने का अर्थ क्या है, 4 गुना आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना लिए होंगे। और यहाँ पर पूछा था कि एक आयत का परिमाप आपको दिया होता कि 70 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि एक आयत का जो है परिमाप, अर्थात टोटल भुजाओं के बारे में बात किया जाए, वो आपको 70 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर उसकी लंबाई के बारे में बात किया है कि ये 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछा हुआ था। क्षेत्रफल के क्या करना पड़ेगा, वो चौड़ाई निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है ना। लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। और ये क्या होता है, इसका आपका यहाँ पर क्षेत्रफल परिमाप होता है, ठीक है। तब परिमाप आपको तो दे ही दिया गया है कि टोटल परिमाप कितना है, आपको 70 है। तो ये आपको 70 हो गया। तो यहाँ पर 20 और प्लस b बराबर आप निकाल सकते हैं, यहाँ 35 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 35 हो जाएगा। तो ये 20 उधर जा करके घट जाएगा। जब 20 घट जाएगा उधर जा करके, तो यहाँ पर जो चौड़ाई होगी आपको 15 प्राप्त होगी। जब इसकी लंबाई 20 हो गई, चौड़ाई आपको हो जाएगी 15, तो क्षेत्रफल तो आप जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, आपको 20 और गुना आपका 15 हो जाएगा। अर्थात आपका ये 15 दुना के 30, अर्थात 300 इसका आपका क्षेत्रफल हो गया। तो ऐसे ऐसे आसान प्रश्न आपसे पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंत तक बने रहिएगा। कब सभी क्वेश्चन आपको पूछे हुए हैं और सभी आपको कैसे बनाना है इसी के बारे में डिस्कस हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा हुआ था किसी घनाभ का जो आधार है ना वो आपको वर्गाकार था। अर्थात इस तरह से आपको कोई घनाभ था, इस तरह का आपका कोई घनाभ था, ठीक है। ये आपका इस तरह का कोई आपको यहाँ पर घनाभ है,
और इनका जो आधार कह रहा है ये आपको वर्गाकार है, अर्थात आधार इस आधार के बारे में बात कर रहा है कि आपको वर्गाकार है, ये आपको वर्गाकार है, ठीक है, ये आपको वर्गाकार है, जिसका आपका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ था कि ये आपको 49 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 49 आपका वर्ग सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई आपको यदि 16 सेंटीमीटर हो, यहाँ बात कर रहा था कि जो इसकी यदि ऊंचाई आपको 16 सेंटीमीटर हो तो आपको ऊंचाई वाले पृष्ठ का सरफेस आपको बताना था कि सरफेस एरिया क्या होगा, इसके बारे में बताइए। जो पृष्ठ का सरफेस है ना, अर्थात जो पृष्ठ इसे सरफेस हम लोग कहते हैं, अर्थात इसके बारे में आपसे पूछ रहा था कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ये आप बता दीजिए। आसानी से आप बता सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जब वर्गाकार है तो वर्गाकार की सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तो ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल है तो ये आपको ए स्क्वायर बराबर आपका 49 हो जाएगा। इसलिए इसके लिए ए के बारे में बात करें तो ए कितना हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा। इतनी तो बात आपको समझ आ रही है, अर्थात ये भुजा आपको 7 हो जाएगी, ये भी भुजा 7 हो जाएगी, ये भी भुजा 7 हो जाएगी, और ये भी भुजा 7 हो जाएगी। और एक भुजा तो इसका आपको दिया हुआ है कि 16 है, तो ये भुजा 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये भी आपको 7 हो जाएगा। तो ये आपको बना क्या, ये आपको देखने से क्या लग रहा है, ये आपको बन रहा है आयत। आयत का क्षेत्रफल आपको निकाल देना है। इसी के क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछ रहा है, सिर्फ उसी पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में नहीं पूछा था, सिर्फ आपको इसी पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो कि आपको 16 भुजा से लग रही है जो पृष्ठ, उसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा हुआ था। तो आसानी से निकाल सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई कर सकते हैं, तो 7 गुना 16 कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है, तो ऐसे प्रश्न को भी आप नहीं छोड़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इकाई अंक से भी आपका प्रश्न आया हुआ है। पूछा हुआ था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं जो है प्राइम नंबर जिसे कहते हैं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो 1 से कटे और खुद से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। तो 2, 3, 5 हो जाएगी, उसके बाद 7 हो जाएगी। इसी तरह से आपको अभाज्य संख्याएं होंगी और बढ़ती जाएंगे, ठीक है ना, ये आपको बढ़ती जाएंगी, ये सभी अभाज्य संख्याएं 11 होंगी, 13 होंगी। यहाँ पर बात कर रहा है कि 10 अभाज्य संख्याएं, तो ये संख्याएं 10 में हो सकती हैं, ठीक है ना, ये संख्या क्या होंगी, आपको 10 में होगी। अब इनको यदि हम लोग गुणा कराते हैं तो क्या इकाई अंक आएगा, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा था। तो इकाई अंक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंकों को जोड़ने से इकाई अंक आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो कोई इकाई अंक है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इन्हीं गुणा करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 और 5 आपको मिल रहे हैं, और 2 और 5 मिलेंगे, गुणा कीजिएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 में इकाई के स्थान पर आपको आ गया 0। अब जब भी आपको इकाई के स्थान पर 0 आ गया तो इकाई से ही आपको गुणा होना है। तो 0 से चाहे किसी से आप गुणा कीजिएगा तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो गया, आपको 0 हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो जब भी आपको किसी भी सीरीज में जो गुणा में हो और उनमें आपको 2 और 5 एक साथ मिल जाए ना, तो हमेशा उस सीरीज का इकाई अंक ये भी याद रखना है कि 0 ही होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया। अब चाहे कितना हो, लाखों संख्याओं में गुणा कर दीजिएगा और 2 और 5 मिल गए तो उस स्थिति में हमेशा उसका इकाई अंक 0 ही होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि ये समझ चुके होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जो आपको पूछा जा रहा है थोड़ा सा बदल करके पूछा जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तब। अंकों का एक अंक यदि ले लिए ना तो आपको दोबारा अंक नहीं लेना है वो। तो आप जानते हैं कि जो संख्याओं का यूज कर सकते हैं, 1 0 का यूज कर सकते हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का ही आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इनमें सबका सिर्फ आप एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो एक ही बार यूज करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। आपको ये नहीं कर दीजिएगा कि 5 अंकों की संख्या 9 5 वाली संख्या हो जाएगी, ऐसा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनका दोबारा सा यूज नहीं करना है, एक ही बार यूज करना है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको कब बनेगी, जब सबसे शुरू में क्या हो, सबसे बड़ी संख्या हो, अर्थात 9 8 7 और 6 हो जाए और आपका यहाँ पर 5 हो जाए तो 5 अंकों की क्या होगी, आपको सबसे बड़ी संख्या होगी। अब बात करें हम लोग, और यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पर जो आपको डिजिट है रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ बताना है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसके बारे में। तो क्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होंगी, नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। 0 यदि ये संख्या हो जाए यहाँ पर तो उसका वैल्यू ही कुछ नहीं रहेगा। तो ये संख्या 5 अंकों की न होकर के 4 अंकों की हो जाएगी। तो आपको 5 अंकों की संख्या लेनी है और वो भी सबसे छोटी लेनी है। तो यहाँ पर तो 1 रखना आपको मजबूरी है और यहाँ पर इसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम लोग 0 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी अंक को आपको एक ही बार यूज करना है, दोबारा यूज नहीं करना है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो आपको आएगा 0, उसके बाद 2 आएगा,
3 आएगा और 4 आएगा। ये क्या होगी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो कि अंकों का रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। तब आप यहाँ पर इसी में से इसको घटा देना है और जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। घटाइएगा 1 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा आपको 5 हो जाएगा और इसमें से ये आपको घटाइएगा तो ये आपको 8 हो जाएगा और ये आपको 8 हो जाएगा। ये जो आपको संख्या प्राप्त हुई ये आपको जो आपको क्वेश्चन को कह रहा है इसी के अनुसार ये आपको ऑप्शन हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न आपको पूछा गया था कि एक आयताकार कमरे का है, यहाँ पर जो उसकी लंबाई और चौड़ाई कह रहा है कि 3 मीटर और आपको 4 मीटर में है और 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के टाइल्स लगाने हैं। तो यदि एक टाइल्स की कीमत आपको इतनी है तो आपको यहाँ बताना है कि कितना खर्च आएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कमरा है ना, जो कमरा है, कमरे का क्षेत्रफल के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे कि कमरे का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल जितना होगा आपको कितने टाइल्स लगेंगे, पहले तो वो निकालेंगे। एक टाइल्स का कीमत है उसे गुणा करा देंगे, आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर कमरे के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है, ये आपको यहाँ पर 4 और गुना 3 है, सभी क्या है आपको मीटर में है, ठीक है ना। यहाँ पे यदि हम लोग टाइल्स की संख्या निकालना चाहें तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको भाग देना पड़ेगा टाइल्स के क्षेत्रफल से। तो टाइल का क्या है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये आपको सेंटीमीटर है और आपका यहाँ पर 15 सेंटीमीटर के रूप में है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको निकलने वाला है ये आपको टाइल्स की संख्या निकलने वाली है। टाइल्स की क्या होने वाली है, आपको संख्या निकल जाएगी इससे, ठीक है ना। जब कमरे के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको निकलेगा टाइल्स की संख्या। तो आप यहाँ पर मीटर है ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, तो आपको दोनों को क्या होगा, एक ही में बदल लीजिए, या फिर इसको सेंटीमीटर में कर लीजिएगा या फिर इसको आपको मीटर में कर लीजिए, ठीक है ना। ये दोनों सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना 100 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आपको 3 गुना 100 हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही है। अब यहाँ पर जो आपको 20 गुना 15 है तो 20 गुना 15 हो जाएगा, सबका यूनिट आपको 1 हो गया। अब इसे आप कैंसिल करा लीजिए, 20 5 आपका ये 100 हो जाएगा, 5 3 आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल टाइल्स कितने लगेंगे, अब आपको पता चल गया कि टोटल टाइल्स आपको 400 लगने वाले हैं, ठीक है। अब जब आपको टोटल 400 आपको लगने वाले हैं तो टोटल 400 टाइल्स को लगाने में क्या खर्च आएगा इसी को तो बताना है। जबकि आपको एक टाइल्स की कीमत 3.5 पता है तो आपको 400 टाइल्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 400 टाइल्स की जो है ना खर्च के बारे में यदि हम बात करें तो सिर्फ आपको गुणा करा देना है, अर्थात 400 गुना आपका 3.5 करा देना है, ठीक है। जो आएगा वही तो सही आंसर हो जाएगा। तो 4 में 5 से कीजिएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 12 और अब 4 तिहाई 12 12 और 2 आपके कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ पर आपको क्या करना है और भी लगा देना है। अब इतना हो गया, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद लगा देना है और 1400 क्या आएगा खर्च आने वाला है इतनी टाइल्स आपको 400 टाइल्स लगाने में। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सभी के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी आज के एग्जाम में आपको पूछे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ही आसान था। एक संसद भवन है जिसकी ऊपरी हिस्सा गोलाकार है और जिसकी त्रिज्या आपको 35 दी हुई। जो आपका यहाँ पर त्रिज्या के बारे में बात किया जाए तो ये आपको 35 है, तो उसकी परिधि आपको निकालनी है। तो परिधि अर्थात वृत्ताकार है, जब वृत्ताकार है तो गोलाकार अर्थात वृत्ताकार है, तो इसकी परिधि आप जानते हैं कि परिधि क्या होता है 2πr होता है। जो परिधि होता है ये आपको 2πr होता है, जिसे परिमाप भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2πr सिर्फ वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू आपको 35 रखना है, 7 5 आपको 35 हो जाएगा। 5 दूना के 10 कर दीजिएगा, अर्थात 5 दूना के आपको 10 कर दीजिएगा, 10 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 220 आएगा और 220 मीटर आपका क्या हो जाएगा उसका परिधि हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न आपको पूछा हुआ था, ऐसा प्रश्न आपको बार बार पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्नों को आप अभ्यास जरूर कर लीजिए। यहाँ पर 218 गुना इतना है जो कि इतना के बराबर है, तो इस स्टार का वैल्यू आपको निकालना है कि इसके जगह पर क्या आएगा। आसानी से निकाल सकते हैं। 3 स्टार आपका यहाँ पर हो जाएगा 5, अर्थात यहाँ पर इसे आप भाग दीजिएगा 0 8 85 0 आपको यहाँ पर 218 से भाग दीजिएगा, तो ये टोटल का टोटल आपको 325 बार में जाने वाला है। आपको 325 बार में टोटल के टोटल जाने वाला है और स्टार का वैल्यू आपको 2 निकल करके आने वाला है और वैसा सही आंसर हो जाएगा। इसे आप कटा सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं, जिससे भी आप चाहें उससे कटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न भी आपसे पूछा हुआ था कि 5 लीटर 250 ml में 250 ml की कितनी बोतल भरे जा सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर यदि 5 लीटर के बारे में बात करें तो 5 लीटर में कितने ml होंगे, सभी ml है
ना तो इसको ml में बदल लीजिए, ठीक है। तो 5 लीटर में कितने ml होंगे, तो 5 लीटर में यदि ml की बात करें तो ये 5000 ml होंगे, ठीक है ना। 5000 आपको ml होंगे 5 लीटर में, और यहाँ पर 250 ml और है। तो यहाँ पर टोटल के बारे में बात करें तो 5250 ml आपको टोटल आपको यहाँ पर है, जो कि आपको 5 लीटर 250 ml करने का 5250 ml है। और आपको यहाँ पर है कि एक एक बोतल की जो है ना औकात जो है वो 250 ml है। तो ऐसी ही औकात की सभी बोतलें इतने में कितनी भरी जा सकती है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ इसमें आपको भाग दे देना है और जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको 225 से आपको 250 से क्या करना है, आपको इसमें भाग दे देना है। अब इसे कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल देखिए, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें आप यदि भाग देते हैं तो भाग दीजिएगा तो आपको 21 बार में जाने वाला है। यहाँ पर भाग दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग 500 के बारे में सिर्फ बात करें तो 500 कितनी बार में जाएगा, 5 के 20 बार में जाएगा, और 25 आपको 1 बार में जाएगा, अर्थात 21 बार में टोटल के टोटल जाएगा। तो टोटल बोतलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। और बहुत ही आसान सारे आपको प्रश्न पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ गुणा से भी प्रश्न था और यहाँ पर 11 की विभाज्यता से आज आपको प्रश्न था। तो आप कैसे इसको बनाइएगा, इसका गुणा करना बहुत ही आसान है, आसानी से आप गुणा कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इस तरह का गुणा आपको जब भी मिले तो जो आपको बड़ी वाली संख्या दिख रही है ना, जो आपको बड़ी वाली संख्या दिख रही है, दोनों में क्या है 9 9 सेम है, आपको बड़ी वाली संख्या दिख रही है, तो ये 9999 में उसको कहने का अर्थ क्या है, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 10,000 - 1, क्या इसमें कोई दिक्कत है। और इसमें गुणा कराना है 999 से, तो यहाँ पर गुणा करा दीजिए 999 से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी से इसमें गुणा करा दीजिएगा तो ये आपको 999 हो जाएगा, और इस पर 4 0 आकर के बैठ जाएगा। और यहाँ पर अब घटाने वाली बात आ जाएगी, 1 में 9 से गुणा कीजिएगा तो ये आपको 999 हो जाएगा। अब जो आपको गुणा करना था ना, तब गुणा नहीं करना है, सिर्फ आपको घटा देना है। घटा दीजिएगा, उसका वैल्यू आपको निकल जाएगा। हासिल लीजिएगा तो ये आपको 10 हो जाएगा, और 10 में से यदि आप 9 को घटाते हैं तो कितना आएगा, आपको 1 आएगा। पुनः ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। 9 में से 9 को घटाते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। पुनः यहाँ पर क्या आएगा, आपको 9 आएगा। 9 में से 9 घटाइएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा, तो ये आपको 9 हो गया। यहाँ हासिल लिया गया था तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और बाकी 2 आगे क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो ये क्रिया करने पर इतना आपको इसका गुणा प्राप्त हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब अगले प्रश्न के बारे में बात करें। यहाँ पूछा हुआ था कि 94 है और यहाँ पर x था, और x का वैल्यू आपको पता करना था, जबकि ये संख्या क्या हो, 11 से विभाज्य है। यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए 11 का विभाज्यता क्या करता है। ये संख्या आपको 9 4 है, x है, 2 है, 3 है और 5 है। ये संख्या 11 से विभाज्य है। तो जब कोई संख्या 11 से विभाज्य होती है ना, तो उनका क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट का योग, जो अल्टरनेट डिजिट का योग है ना, उनके अल्टरनेट डिजिट के अंतर के क्या होगा, अंतर के, यहाँ पर यदि हम लोग अंतर करें तो संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य होती है। यदि ऐसा वो विभाज्य हो तो संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर हम लोग इनका योग करेंगे। योग करने का अर्थ क्या है कि 9 प्लस x और प्लस आपको 3 करना है, और अंतर करना है किसका किसका, 4, 2 और 5 का आपको अंतर करना है। तो 4 प्लस 2 और प्लस 5 का आपको यहाँ पर अंतर करना है। अल्टरनेट डिजिट को लेना है, ठीक है ना, अल्टरनेट डिजिट को लेना है और उसका आपको योग करके उनका अंतर कर देना है। यदि 11 से विभाज्य हो तो ये संख्या आपको 11 से विभाज्य होगी। यहाँ पर बात किया जाए तो 9 3 क्या हो जाएगा, 12 प्लस x हो जाएगा। ये घटेगा कितना, ध्यान दीजिए, 5 2 7 4 11, आपको क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर घट जाएगा, ये आपको 11 घट जाएगा। तो आपको अब क्या प्राप्त होगा, ये 12 और प्लस x। तो यहाँ घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आप यदि इसको घटाते हैं तो 1 प्लस x प्राप्त होता है। 1 प्लस क्या होता है, x प्राप्त होता है। कोई दिक्कत है, 1 प्लस आपको x प्राप्त हो जाएगा, 12 में से 11 घट जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर लेना है कि x का क्या वैल्यू हो कि 11 से टोटल की टोटल संख्या क्या हो, विभाज्य हो। वो कौन सा वैल्यू होगा x का, जिससे क्या होगा, ये टोटल का टोटल विभाज्य होगा। तो यदि हम x का वैल्यू 10 रखते हैं तो टोटल संख्या हो जाती है 11। 10 प्लस 1 11 और 11 हो जाएगी, तो संख्या क्या होगी, आपको 11 विभाज्य हो जाएगी। और यदि ऑप्शन में आपको ये भी दिया हो और यहाँ पर बाउंडेशन ना लगाया हो कि पॉजिटिव लेना हो या फिर निगेटिव लेना हो, उस स्थिति में यदि ऑप्शन में आपको दिया हो कि x का वैल्यू यहाँ पर जो ऑप्शन में है, मान कर चलिए यहाँ पर मान कर चलिए कि जो ऑप्शन नंबर ए है 9 दिया होता, ऑप्शन नंबर बी आपका 8 दिया होता, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर 1 दिया होता, और ऑप्शन नंबर डी आपको -1 दिया होता। तो उस स्थिति में यदि बाउंडेशन नहीं लगाया होता तो x का वैल्यू क्या होगा, -1 भी हो सकता है। यदि हम लोग यहाँ पर x की जगह पर -1 रखें तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो 0 क्या होगा, 0 आपको 11 से विभाज्य होगा। तो भी क्या हो जाता, -1 भी ऑप्शन होता तो उसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्या ऑप्शन दिया है उसके अनुसार से उसका आंसर आपको लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ऐसा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित संख्या कौन सी 7 से पूर्णतः विभाज्य है, इसके बारे में बताइए। तो आप बारी बारी से 7 से चेक कर सकते हैं कि विभाज्य है, क्योंकि 3 ही अंक की संख्या है, आसानी से आप इसे चेक कर सकते हैं। यदि यही पर बड़ी संख्या हो जाए तो आप आसानी से इसे नहीं निकाल सकते कि 7 से विभाज्य हो कि नहीं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पर संख्या है, जो यहाँ पर संख्या है, इसका आपको दूना कर देना है। इसका क्या कर देना है, आपको दूना कर देना है। और टोटल यहाँ पर जो 42 है ना, इसमें से उसको घटा देना है। तब 42 में से यहाँ पर 3 दूना के 6 को घटाइएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम लोग 42 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आपको प्राप्त हो जाएगा, 36 प्राप्त हो जाएगा। क्या 36 7 से विभाज्य है? नहीं विभाज्य है, तो ये संख्या आपको हो नहीं सकती। उसी तरह से यहाँ पर जो इकाई अंक है ना, इसको भी क्या करना है, आपको दूना करना है चेक करने के लिए। अब दूना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और इस 43 में से क्या करना है कि उस 18 को आपको घटा देना है। यहाँ पर 2 संख्याएं, उसके आगे वाली जो संख्या है ना, उनमें से आपको 2 से गुना करके घटाना है। तो यहाँ से 18 इसमें से यदि आप घटा देते हैं, इसमें से यदि आप 43 में से 18 आप इसमें से घटा देते हैं तो कितनी आपको बचती है, 25 बचती है। तो यहाँ पर यदि आप 25 के बारे में बात करें कि 25 क्या 25 7 से विभाज्य है? नहीं विभाज्य है। उस तरह से यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। इसका करेंगे, आपको क्या करेंगे, दूना करेंगे और घटा देंगे। दूना करके आपको क्या करना पड़ेगा, घटा देना है। इसका दूना करके आपको घटा देना है इसमें से। तो 5 दूना के 10। अब 10 में से 59 में से 10 को घटाइएगा तो क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, 49 प्राप्त हो जाएगा। क्या 49 7 से विभाज्य है? तो हाँ विभाज्य है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा 595। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। ऐसे प्रश्न आपको पूछे गए थे। अब एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यही इस तरह से आपको इसे बना लेना है। यदि आपको बड़ी संख्या होती तो आपको इस तरह से बनाना है, और नहीं तो छोटी होगी तो आप आसानी से इसमें भाग भी देकर के आसानी से बना सकते हैं। उस तरह से उसमें भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न मिले अब आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंत तक बने रहिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, पुनः से ऐसा ही प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। ऐसा प्रश्न आपको पूछ दिया गया है और ऐसा ही प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। पता नहीं एग्जामिनर को क्या हुआ है, इतना आलसी है कि क्वेश्चन भी उसको सेट करना है तो वही जो पूछा जा रहा है। बहुत सारे प्रश्न आपको मैंने करा दिया जो कि पूछे जा रहे हैं, जो कि पूछे गए हैं पहले से भी, और इसी आज के एग्जाम में भी आपको पूछे गए। ये भी क्वेश्चन क्या था, पहले आपको फर्स्ट दिन के एग्जाम में आपको ये पूछा गया था और आज आपको पुनः ये आपको पूछ दिया है। तो इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, आसानी से बना लेना है। कैसे बनाना है, इनका देखिए, इनका योग कीजिएगा, क्या आएगा, -1। इनका योग कीजिएगा -1, इनका योग कीजिएगा -1। उसी तरह से माइनस योग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग 3 संख्याओं अर्थात 6 तक का योग करें तो माइनस कितना प्राप्त हो रहा है आपको, 3 प्राप्त हो रहा है। -1 -1 -1 -3 आपको प्राप्त हो रहा है। आपको जोड़ना है क्या, 151 तक को आपको जोड़ करके इसका योग निकालना है। ये क्या है, आपको प्लस है, यहाँ पर विषम संख्याएं सभी प्लस हो रही है, सम संख्या आपको माइनस हो रही है। तो यहाँ तक के बारे में बात करें तो ये 150 होगा, अर्थात 1 से लेकर के 150 तक के योग में यदि हम लोग टोटल बात करें तो कितना आपको माइनस होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम 6 के बारे में बात करते थे तो उसका आधा -3 आपको प्राप्त होता था। यदि हम लोग 4 तक सिर्फ बात करते थे तो 4 तक 4 का आधा -2 आपको माइनस प्राप्त होता था। तो 150 तक के बारे में बात करें तो माइनस कितना प्राप्त होगा, 150 का आधा अर्थात 75 आपको माइनस होगा। तो यहाँ तक की जो क्रिया हो जाएगी आपको -75 हो जाएगी और उसमें आपको जोड़ना है 151। तो ये आपको -75 माइनस आपका यहाँ पर 75 कर देना है और आपको 151 इसमें से आपको इसको घटा देना है। घटाइएगा तो कितना आएगा, 76 आएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 76, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपको पूछा गया था, पुनः आपको ये पूछ दिया है तो आसानी से आप बना लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि निम्न विकल्पों में से अभाज्य संख्या प्राइम नंबर चुनिए कि कौन सा इसमें प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर चुनने का तरीका आप समझिए कि कैसे आपको चुनना है। यहाँ पर देखना है कि ये संख्या क्या है। ये संख्या आपको 115 है, तो इसमें देखना है कि किसके वर्ग के सबसे नज़दीक है। तो किसके, 10 10 में 110, 11 11 में 121, तो ये किसके वर्ग के नज़दीक है, 121 के। 121 का कीजिएगा तो क्या आएगा, आपको 11 आएगा। तो यहाँ पर आपको उन संख्याओं से इसमें चेक करना है प्राइम नंबर से जो कि 11 से छोटी हो। तो 11 से छोटी प्राइम नंबर क्या प्राप्त होगी, 2 प्राप्त होगी, 3 प्राप्त होगी, 5 होगी और 7 आपको प्राप्त होगी। इनसे आपको चेक करना है क्या यह कटेंगी। यदि यह कटेंगी, यदि यह कट जाएंगी तो ये अभाज्य संख्या क्या होगी, नहीं होगी। यदि यह नहीं कटेगी तो अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, क्या 2 से यह कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 3 से यह कटेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 से यदि भाग देते हैं तो 3 के 9 हो जाएगा, ये भी आपको नहीं कटेगा। लेकिन 5 से क्या होगा, कटेगा। जब कटेगा तो ये अभाज्य संख्या होगा नहीं, तो ये आपको ऑप्शन हो नहीं सकता। उसी तरह से यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो ये 103 है। अब 103 किसके नज़दीक है, 10 10 में 110 के। तो यहाँ पर किसका वर्ग है, आपको यहाँ पर 100 कर लेना है और ये आपको 10 के वर्ग के। तो यहाँ 103 किसके नज़दीक है,
110 के, ठीक है ना, 10 दहा में 100 के, अर्थात 100 के, नहीं सॉरी यहाँ पर 100 103 है ना, बड़ी संख्या है ना, यहाँ पर 11 के नज़दीक है, ये आपको 11 के नज़दीक है, अर्थात 121 के नज़दीक है, अर्थात 11 आपका हो गया। तो यहाँ पर भी वही काम करना है, आपको संख्याएँ लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, आपको 5 लेनी है और 7 लेनी है। देखना है कि किससे कट रहा है, क्या यह 2 से 103 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या यह जो 3 से है 103 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या यह 103 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या यह 103 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। जब यह सबसे न कट पाए तो क्या होगा, ये आपको अभाज्य संख्या हो जाएगी और 103 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आ रही है। जब भी आपको अभाज्य संख्या पहचानना हो तो अब आप आसानी से पहचान सकते हैं, इस पर आपको कोई तकलीफ नहीं है, आसानी से प्रश्नों को आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उन दोनों को आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे गए थे। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि जो पतंग है, पतंग में कितनी सममित रेखाएं होंगी, इसके बारे में बताइए। तब पतंग आप जानते हैं कि पतंग कैसा होता है, ऐसा आपको यहाँ पर पतंग होता है, ये आपको पतंग होता है इस तरह से। इसमें आपको सममित रेखाएं पूछी गई थी कि कितनी होगी। तो जो पतंग में जो आपको सममित रेखाएं होती है ना, सिर्फ आपको एक सममित रेखा होती है। ये इसको यदि हम लोग मोड़ते हैं इस तरह से दोनों को, तो ये रेखा इस पर आपको ओवरलैप करेगी और ये रेखा आपको पूर्णतः इस पर ओवरलैप करेगी। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करें तो कितनी होगी, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री जो हो जाएगी ना, लाइन ऑफ सिमेट्री जो इसमें हो जाएगी, ये आपको 1 हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो पतंग में लाइन ऑफ सिमेट्री आपको 1 होती है। यदि हम लोग यहीं पर आयत के बारे में बात करें, आयत में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो आपको यहाँ पर 2 आयत में सिमेट्री होती है। यदि वर्ग में यदि हम लोग बात करें कि वर्ग में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, तो इसमें आपको 4 सिमेट्री प्राप्त होने वाली है। ठीक है ना, ये आपको 4 सिमेट्री आपको प्राप्त होने वाली है वर्ग में। आयत में आपको 2 प्राप्त होने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे आपको इसमें पता करना है तो आसानी से आप पता कर सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री को। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगला क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा गया था, ठीक है ना, तो ये आपको पूछा गया था कि इसका वैल्यू आपको क्या होगा, इसके बारे में बताइए। 143 है, इसमें भाग दीजिएगा, तो जब इसमें आपको 9 स्टार आपका यहाँ पर 5 है, इसमें भाग दीजिएगा तो 12 85 और ये आपका 75 है। इसमें यदि आप भाग देते हैं 139 से, तो ये आपको कटता है इतनी बार में। ठीक है ना, 925 बार में पूरा का पूरा कटेगा और स्टार की जगह पर आपका 2 आने वाला है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 8, 10, 12 से विभाजित होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है। ध्यान दीजिए कह रहा है जो इस संख्या से भी विभाजित हो, जो इस संख्या से भी विभाजित हो, जो इस संख्या से भी विभाजित हो, उसको उस ऑप्शन को आपको चुनना है जो तीनों से विभाजित हो। तो यहाँ पर वास्तव में आपसे पूछ रहा है एलसीएम कि इनका एलसीएम क्या होगा। इनका जो है ना एलसीएम आपसे पूछ रहा है क्या होगा। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या होती है, वह छोटी सी छोटी संख्या होती है एलसीएम, जो दी हुई संख्या से क्या होती है, पूरा के पूरा कटती है। और जो एचसीएफ होता है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से क्या होती है, ध्यान दीजिए, जो दी हुई संख्या को काटती है, जो दी हुई संख्या क्या करती है, पूरा का पूरा काटती है। और यहाँ पर जो एलसीएम होता है ना, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो आपको दी हुई संख्या से क्या होती है, पूरा का पूरा कटती है। एचसीएफ क्या होता है, काटता है, लेकिन एलसीएम क्या होता है, दी हुई संख्या से कटती है। दोनों में यही अंतर है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि विभाजित होने अर्थात कटने के बारे में बात कर रहा है, अर्थात इसका एलसीएम वास्तव में आपको निकालना है कि एलसीएम क्या होगा, उसके बारे में आपको बताइए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8, 10 और 12 के बारे में बात करना है कि 8, 10 और 12 का आपका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो एलसीएम आप लीजिएगा 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पुनः आप 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। अब आप गुणा कराइएगा तो 8, 5 40 और 4 3 12, अर्थात इसका एलसीएम आपको आया क्या, 120। जो आपका एलसीएम होगा ना, ये आपको 120 होगा। लेकिन ऑप्शन में तो कोई 120 दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है आपको, सिर्फ नहीं दिख रहा है, लेकिन वास्तव में 120 इसमें है। अब आपको देखना है जो एलसीएम है ना 120 है ना, तो जो इसका मल्टीपल होगा, जो इसका मल्टीपल होगा अर्थात गुणज होगा ना, वो भी क्या होगा, एलसीएम ही कहलाएगा। तो इसका मल्टीपल हम लोग देखेंगे, एक बार गुणा करते हैं तो मिलता है कि नहीं, 2 बार गुणा करते हैं तो मिलता है कि नहीं, 3 बार गुणा करते हैं कि मिलता है कि नहीं, उसी को आपको देखना है। तो यहाँ पर गुणा करते हैं, देखिए 12 9 108, तो यहाँ 0 है तो 108, 9 बार में क्या होगा, यदि इसमें हम लोग 9 से गुणा करते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, 1080 और ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। तो जो एलसीएम होता है उसका मल्टीपल भी क्या होता है, उसका एलसीएम ही कहलाता है। और नहीं तो आप इन संख्याओं को सबसे बारी बारी से चेक करेंगे कि इससे ये कट रहा है कि नहीं, इससे ये कट रहा है कि नहीं, इससे ये कट रहा है कि नहीं, तो आपको समय लगेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यदि आप जानते हैं कि कह क्या रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं।
अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा गया है, ठीक है ना। 21 लीटर घी को पैक करने के लिए 375 ml की कितनी बोतलें आपको लगेगी। यहाँ पर 21 लीटर आपको घी है, ml में पैक करना है, तो घी भी क्या होगा, यहाँ पर जो 21 भी क्या होगा, आपको ml भी होना चाहिए। ml से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो लीटर आपको ml में बदल जाएगा। अब आपको यहाँ पर बोतलों की आवश्यकता है। एक बोतल का आपको दिया हुआ है कि ये 375 है, तो आपको निकालना है कि इतने में कितने बोतल बनेंगे, इतने में जो है इतने को भरने के लिए कितने, तो सिर्फ आपको इसमें भाग दे देना है और आसानी से आपको कैलकुलेट हो जाएगा कितना आपको बोतल मिलना है। 25 से आपको कटेंगे, ये ध्यान दीजिए। 325 से कितनी बार में, 12 बार में, और 75 3 बार में, टोटल आपको ये 15 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे भी कटा लीजिए, तो 25 चौके आपका 100 हो जाएगा, तो ये आपको 40 बार में कट गया, ठीक है। अब पुनः आप इसे कटा सकते हैं, 5 3 15, 8 5 आपका यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 से इसे काट सकते हैं, 3 7 21। तो यहाँ पर बोतलों की संख्या कितनी आपको प्राप्त होगी, 8 7 56 प्राप्त हो गई। 56 बोतलें आपको लानी पड़ेगी इतने लीटर घी को आपको पैक करने में। तो चलिए, मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, एवरेज स्पीड से भी आपको प्रश्न पूछा गया था, पहले भी आपको पूछा गया था, आज भी आपको पूछा गया है। एक लड़की घर से स्कूल 12 किलोमीटर पर आवर से जाती है तथा स्कूल से घर वापस आपको 20 किलोमीटर पर आवर से आती है, ठीक है ना। यदि यहाँ पर घर से बात करें, इसका स्कूल है, इसमें जाती है, तो ये 12 किलोमीटर पर आवर की गति से आपको जाती है। और यहाँ पर जो आने के बारे में बात करें कि जब स्कूल से घर आती है तो 20 किलोमीटर पर आवर से आती है, तो यहाँ पर इसका एवरेज स्पीड आपको निकालना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, 2 × XY कर लीजिए, ए बी रख लीजिए और प्लस आपका XY, ठीक है ना। जो गति जाने का है, जो गति आने का है, उनमें 2 से गुणा करके उनका गुणा कराइए और भाग दीजिए इन्हीं का आपको योग से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपको 12 हो जाएगा और गुना आपका कितना है, 20 है, तो 20 हो जाएगा। 2 से भी आपको गुना कराएगा क्योंकि 2XY है और x + y अर्थात 12 + 20 आपको करके इसी को कैलकुलेट कर लेना है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 गुना आपको 12 और गुना आपका 20 हो जाएगा और बटा में आपका हो जाएगा 32। अब किससे ये कट रहा है इसको आप देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8 चौके 32, 4 तिहाई आपका 12 हो जाएगा, ये 8 बार में आपको जाएगा, 8 चौके आपका यहाँ पर 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 32 हो जाएगा, तो इससे भी आप काट सकते हैं, इसे भी 4 से काट सकते हैं, 4 5 20 कर सकते हैं। अर्थात जो एवरेज स्पीड है क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर इसका हो जाएगा और जो भी ऑप्शन होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर त्रिकोणीय पिरामिड से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। पिरामिड आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इस तरह का आपका होता है पिरामिड, ठीक है। ये आपका इस तरह से होता है पिरामिड, इस तरह से आपको यहाँ पर होता है पिरामिड। और ये आपको क्या होता है, इसके फेस होते हैं, इस तरह से आपको सभी इसके फेस होते हैं। ये फेस, 2 फेस, 3 फेस। इसमें आपसे पूछ रहा था, ये तो ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने फलक होंगे और कितने किनारे होंगे और कितने शीर्ष होंगे, इसके बारे में आपसे पूछ रहा था। तो शीर्ष किसे कहते हैं, इसे हम लोग शीर्ष कहते हैं। ये शीर्ष है, ये शीर्ष है। तो कितने शीर्ष टोटल मिले आपको, 1 2 3 और एक सबसे ऊपर वाला शीर्ष जो कि इस तरह से आपको खड़ा होगा, ये होगा आपका 4, ठीक है ना। तो 4 शीर्ष आपको मिले। यदि हम लोग यहीं पर वर्टेक्स के बारे में बात करें अर्थात शीर्ष के बारे में बात करें, तो शीर्ष क्या आपको मिल रहा है, आपको 4 मिल रहा है। उसी तरह से यहाँ पर इसके फेस के बारे में बात करें तो ये कि ये ट्रायंगुलर फेस, ये कि ये कि और एक इसके बेस में, जिस बेस पर ये खड़ा है पिरामिड, उसका आपको ट्रायंगुलर आपको फेस हो जाएगा। तो यदि हम लोग इसके फेस के बारे में बात करें, फेस के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा आपको, उसी तरह से इसका 4 हो जाएगा फेस भी। और उसी तरह से यदि हम लोग इसके एज के बारे में बात करें तथा भुजाओं के बारे में बात करें कि इसमें भुजाएं कितनी होंगी, इसके बारे में बात किया जाए, ठीक है ना। एज के बारे में अर्थात भुजाओं के बारे में हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भुजाएं कितनी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, भुजा 1 हो गई, उसी तरह से ये भुजा 2 और भुजा 3। उसी तरह से ये आपको ट्रायंगुलर जो शेप है चारों ओर से, ये भी क्या होगी आपको 3 3 कितनी होगी, आपको 6 भुजा हो गई, ठीक है। तो इसमें यदि एज आपसे पूछा तो ये आपको 6 हो जाएंगे। तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हम लोग यहीं पर, ये आपको पिरामिड था, यहीं पर हम लोग बात करें, हम लोग यहीं पर किसके बारे में बात करें, प्रिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रिज्म आपको किस तरह का होता है, इस तरह का आपको यहाँ पर प्रिज्म होता है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से आपका ये प्रिज्म होता है, कुछ इस तरह का, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बड़ा त्रिभुज बन गया है, लेकिन इसको आप समझिए कि क्या होता है। ये दोनों शीर्ष इसके मिलते हैं, ठीक है, प्रिज्म के। और आपको क्या होना था, ये जो शीर्ष है इससे मिलते हैं और जो ये है इससे आपको मिलते हैं और इस तरह से ये आपका बनता है प्रिज्म, ठीक है। अब इस तरह से आपको प्रिज्म बनता है, तो इसमें यदि आपसे पूछे कि कितने फेस होंगे, कितने किनारे होंगे, तो भी आप आसानी से बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि शीर्ष के बारे में बात करें तो शीर्ष कितने हो रहे हैं, शीर्ष इसमें कितने आपको प्राप्त हो रहे हैं, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 शीर्ष और 6 शीर्ष आपको
आपको यहाँ पर बन रहा है। जैसे झोंपड़ी होता है ना घर का, दोनों साइड से निकला हुआ होता है, तो उस तरह का आपका प्रिज्म होता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगुलर प्रिज्म उस तरह का होता है। तो कितने आपको यहाँ पर शीर्ष हो गए, तो शीर्षों के बारे में बात करें अर्थात यहाँ पर वर्टेक्स के बारे में बात करें तो आपको 6 हो गया। यदि हम लोग फेस के बारे में बात करें तो एक साइड से ढोलक की तरह, एक साइड से इधर और एक साइड से इधर, 2 फेस ये आपको हो गए। और एक साइड जो त्रिकोण इस तरह से आपको बना होता है, इस तरह से आपको बना होता है, एक साइड से इधर एक साइड से इधर, तो 2 और 2 आपको 4 हो गए। ठीक है ना, यहाँ पर एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 2 हो गया, एक इस साइड एक उस साइड, 2 और 2 4 हुआ। और नीचे वाला एक और है ना जो उसका बेस में होगा वो आपको, अर्थात यदि हम लोग इसके फेस के बारे में बात करें तो 4 1 5 आपको फेस हो जाएंगे। और यदि हम लोग इसके एज के बारे में बात करें कि एज कितने होंगे, अर्थात किनारे के बारे में बात करें कि टोटल इसमें किनारे कितने होंगे, तो देखिए ट्रायंगुलर है तो त्रिभुजा आकार है तो 3 गो, तो इसमें एज इधर हो गए। और उसी तरह से त्रिभुजाकार है तो इधर भी 3 एज हो गए, तो 3 3 6 एज आपको हो गए, कोई दिक्कत है। और इनके शीर्ष को मिलाने वाली एक एज 7 हो गई, उनके उस साइड को मिलाने वाले अर्थात अंदर वाली जो साइड का जो हमको दिख नहीं रहा है उधर वाली साइड को मिलाने वाली आपको ये हो गई, और इधर वाली को मिलाने वाली ये हो गई। तो टोटल कितनी हुई 3 3 6 और 3 आपको 9 हो गई। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एज 9 हो जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से आप बना लेंगे। ठीक है ना, तो आप ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, और नहीं तो फार्मूला तो मैंने आपको बताया ही है, बहुत बार बताया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, समय कम है। ठीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक अभ्यास करना है, सभी प्रश्नों को देख लेना है जितने प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर उसका उतना 21 अगस्त को जन्म हुआ है और 2022 में 31 को मार्च को आपको कितना उसका होगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2022 के बारे में बात कर रहा है कि 2022 में और मार्च में बात कर रहा है, और ये आपको 31 मार्च के बारे में बात कर रहा है। और अगस्त में इसका जन्म हुआ है 1997 में, ये आपको इसका अगस्त में 1997 में, तो अगस्त 8वां महीना होता है। और यहाँ पर 21 के बारे में बात कर रहा है कि 21 को आपको यहाँ पर इसका जन्म हुआ है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 31 है, ये आपको 21 है, घटाइएगा, क्या घट पाएगा, आसानी से आपको घट पाएगा। आसानी से जब घट पाएगा तो 31 से 21 घटाइएगा तो कितना आएगा आपको 10 आएगा, अर्थात 10 दिन हो गया। यहाँ पर 3 से क्या 8 घट पाएगा, नहीं घट पाएगा। जब नहीं घट पाएगा तो इसमें क्या कीजिएगा, इधर से जाएगा, ये महीना है, ये साल है, तो साल इधर से जाएगा तो 12 महीने को लेकर के जाएगा, 1 महीना नहीं लेकर जाएगा, 12 महीने को साथ लेकर के जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको 12 3 15 महीना हो गया, उसमें से 8 महीने का आपको घटाना है। जब 8 महीने को आपको घटाना है तो 8 महीने घटाइएगा तो क्या आएगा आपको 7 आएगा। अब यहाँ पर 2021 होगा क्योंकि 1 साल इसको दे दिया, तो अब यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 11 में से 7 घटाइएगा, आपको 4 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको आप घटाइएगा तो ये आपको हो जाएगा 24 वर्ष का, अर्थात 24 वर्ष का होगा, 24 वर्ष 7 महीने 10 दिन का होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ रही है। ऐसे प्रश्न आपको पूछे गए हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको पूछा गया है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म आपको 25 जुलाई 1990 को हुआ हो और यहाँ पर 23 फरवरी 2023 को उसका, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ बात कर रहा है 2023 का, और यहाँ पर इसका फरवरी का बात कर रहा है, अर्थात दूसरे महीने की बात कर रहा है, अर्थात 23 के बारे में बात कर रहा है। और आगे यहाँ पर कर रहा है कि 25 जुलाई 1990, यहाँ पर 1990 की बात कर रहा है, और यहाँ पर 25 जुलाई के बारे में बात कर रहा है, 7वां महीने के बारे में बात कर रहा है, ये 25 जुलाई के बारे में बात कर रहा है। तो इसका आपको बताना है कि कितने दिन का हुआ, आसानी से आप बता सकते हैं। क्या करना है, आपको घटाना है, इसमें से घटाना है। देखिए 23 से क्या 25 घट पाएगा, नहीं घट पाएगा। जब नहीं घट पाएगा तो इधर से लेगा महीना, अब इधर से जब ये महीना लेगा ना तो ये आपको 30 दिन लेकर के चलेगा। क्या करेगा, आपको 30 दिन लेकर के चलेगा। जब भी महीना लगेगा, वो 31 का महीना हो 28 का महीना हो, हमेशा उसका 30 दिन ही आपको लेकर के चलना है। तो इधर से इधर जाएगा तो कितनी लेकर के जाएगा, 30 दिन लेकर जाएगा। इसे आप घटाइएगा तो क्या होगा, इसे आप यदि घटाते हैं ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो 53 हो जाएगा, 25 घटाइएगा कितना आएगा आपको 28 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको 28 दिन हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 1 महीना हो गया, ये आपको 7वां महीना है, घटेगा नहीं, इधर से जाएगा। इधर से जब ये जाएगा तो 12 महीने साथ में लेकर के जाएगा, क्योंकि इधर साल है ना, साल जब जाएगा महीने में तो आपको 12 लेकर के जाएगा। तो ये आपको हो क्या गया है, इधर 1 चला गया है, जब 1 चला गया तो ये 1 हो गया, और ये 12 13 हो गया। अब 13 में से आपको 7 जाएगा तो कितना आएगा, 6 महीना हो जाएगा। अब यहाँ आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। अब घटाइएगा तो ये आपको 2022 हो गया, 2022 में से आपको 1990 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ 22 में से यदि आप 1990 को घटाते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, ये आपका 32 आ गया। तो यहाँ पर उसका जो उम्र हुआ वो 32 वर्ष 6 महीने 28 दिन का हुआ, और जो उसका
ऑप्शन होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको सेशन आज का बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बढ़िया लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि समझ में नहीं आया कि आखिर कह क्या रहा है बच्चा और उसका अर्थ क्या हुआ। तो कुछ शायद वो क्वेश्चन रहा होगा, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन रहा होगा, पूरा उसको डाटा भी पता नहीं था कि वास्तव में उसका डाटा क्या है, इसलिए उसका नहीं हो पाया है क्वेश्चन। मात्र 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि छूट गए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन हो गए हैं। समय बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए रीजनिंग नहीं हो पाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।